कृपया शांत रहें। रामलाल जी कृपया सदस्य। हाँ तो शांति रखे ही हूँ, आपसे मेरा ज्यादा प्यार है। सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। ये महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण की पुस्तिका पढ़ने से सरकार की मंशा पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाती है। ये इस तरह की पुस्तिका है, निर्मल पानी की तरह है, जिसमें जो चाहे जैसा उस पानी में रंग मिल जाता है। आपको, मैं यहाँ से ही बोल रहा हूँ, आपको बोलना है एक तरफ, इधर बोलना है एक तरफ, और हमें बोलना है, दोनों का ध्यान रख के सत्य को रखना है। आप तो कुछ भी एक तरफ ही बोलोगे, इसलिए मुझे दोनों का ध्यान रख के बीच में बोलना है। इसलिए मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। सभापति महोदय, हाल ही में विश्व में हमने सुना था 1917 के आसपास महामारी आई, और उसके बाद में हमने अपनी आंखों से उस महामारी का दृश्य देखा, और एक ऐसा लगा कि दुनिया थम सी गई है, और गांव, सड़कें वीरान, शहर वीरान हो गए, और लोगों में एक दहशत थी। लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात निकल कर वो आई जो मैंने महसूस किया है, कि वो बात ये थी कि पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो इतना शुद्ध वातावरण हुआ है। हर खराब चीज में से अच्छी चीज निकालने की सोच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आम जन को तकलीफ हुई, मजदूरों को तकलीफ हुई, बेहाल हुए, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी, न तो प्रधानमंत्री जी की थी, न मुख्यमंत्री जी की। ये प्रकृति का प्रकोप था, और इस प्रकोप को कल परसों भी हमने महसूस किया है उत्तराखंड में। जिस तरह से बाढ़ आई है और सब कुछ बहा गया, विकास के नाम पे इस धरती का हम विनाश करने पे तुले हुए हैं। गांव वालों ने बहुत विरोध किया वहाँ के, कि इस तरह की आपदाएं आएगी और पर्यावरण को नुकसान होगा, और हिमालय में इस तरह का करना। में मुख्यमंत्री जी का प्रबंधन में कोई सानी नहीं है कि एक से बढ़ एक प्रबंधन मुख्यमंत्री जी के रहे हैं। चाहे अकाल की 2003-2002 का अकाल की स्थिति में प्रबंधन रहा, चाहे मजदूरों को पहुंचाने के लिए अभी इस कोरोना काल में जो प्रबंधन किया मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ही शानदार प्रबंधन रहा। और भी आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी की क्या क्या प्रबंधन रहे। आपकी सोच समाप्त हो गई, वहाँ पे आपकी सोच समाप्त हो गई, आपके सपने चूर हो गए। ये शानदार प्रबंधन मुख्यमंत्री जी की रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सुन लो मेरी बात, कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि आज किस तरह इस दुख की घड़ी के अंदर उन वैज्ञानिकों ने, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया को लोहा दिखा दिया उन वैज्ञानिकों ने जो कोरोना का वैक्सीन इजाद किया है, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें रुचि ली, उसके लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। मैंने कहा मैं दोनों तरफ की बात करूँगा, सत्य बताऊँगा, मैं एक तरफ मैं नहीं बोलूँगा। मैं वो भी बता दूँगा वक्त आने पे, चिंता मत करो आप। मुख्यमंत्री जी का ये तो आपको मानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा योजना देश के अंदर पहला, और मेरे ख्याल से दुनिया में
दुनिया के लोग आके देख के गए कि किस तरह राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने निःशुल्क दवा और जांच योजना, मेरे ख्याल से आप बता दो कि देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान था जो उस गरीब के लिए चिंता की, जो वो कल्पना नहीं कर सकता था, वो इलाज आज इन मुख्यमंत्री महोदय की वजह से निःशुल्क कराया जा सकता है। मैं आयुष्मान भारत के साथ मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जोड़कर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का लाभ देने का भी काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसको आप मान सकते हो कि इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख से 5 लाख रुपए किए। स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देना, इसमें आप और हम सबको सोचना होगा। हमारा देश जो सदियों से ये एक तरह से दुनिया को हर दृष्टि में गुरु रहा है, लेकिन आयुर्वेद औषधि जो दुनिया में और आज इस कोरोना काल के अंदर हम सब ने उसकी और एक रुझान बढ़ाया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको किस तरह आयुर्वेद को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। ये औषधीय जो पौधे हैं उन पौधों को वन विभाग के साथ मिलकर पीपीपी मोड पे उनको विकास किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी औषधीय वनस्पति भी बच जाएगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इसके लिए मैं एक पूरा योजना बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करूंगा कि किस तरह इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। मैं फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूँगा कि आप और हम सभी जानते हैं फसल बीमा में आज किसानों को बहुत भारी घाटा हो रहा है। इसमें आपको भी और हमें भी सोचना होगा कि एक यूनिट तहसील को मानी गई है। सभापति महोदय, तहसील यूनिट होने पर जब सर्दी में पाला गिरता है, और पाला जरूरी नहीं है कि वो तहसील के हिसाब से ही पाला गिरेगा, या अतिवृष्टि तहसील के हिसाब से या अनावृष्टि तहसील के हिसाब से होगी। इसलिए मैं चाहूँगा, विज्ञान विकसित हो चुका है, सैटेलाइट हमारे पास में है, और एक एक खसरा को यूनिट माना जाए और उसका आंकलन भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक खसरा को यूनिट मानकर फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। मैं सिंचाई प्रबंधन की बात करूंगा। एक तरफ आज सिंचाई की हम बात करते हैं, नहरों से सिंचाई जो होती है, और एक दूसरा अधिकांश क्षेत्र में जहाँ नहरें नहीं है पंप सेट द्वारा सिंचाई होती है। प्रति बीघा अगर हम हिसाब लगाएं तो 200 रुपये 1 बीघा पे पंप सेट से खर्च आता है एक पिलाई में, और नहर में मात्र 2 रुपये ही खर्च आते हैं। तो मैं चाहूँगा उन किसान भाइयों को जो पंप सेट से खेती कर रहे हैं उनको सरकार द्वारा लाभ दिया जाए या बिजली निःशुल्क कर दी जाए 5 हाउस पावर तक की। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और इसमें आप और हम सभी जानते हैं कि जो कृषि भूमि पर ऋण लेते और किसान अनावृष्टि अतिवृष्टि से नहीं चुका पाते, और उन किसानों के घर के सामने बैंक वाले पहुंचते और ढोल बजाते, उनकी तौहीन करते, उनको बेइज्जत करते और उनकी ज़मीन को कुड़क करते थे। आज बड़े बड़े उद्योगपति अरबों रुपए की सब्सिडी लेने के बाद में भी उनके घर पे किसी के आगे ढोल नहीं बजाए। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। मेरे विधानसभा क्षेत्र की घटनाएं 3-4 जगह ऐसी हो गई थी, और वहाँ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, मैं भी वहाँ पहुँचा कि कुड़क नहीं होने देंगे, चाहे जेल भी जाना पड़े मुझे तो मैं जेल जाऊँगा, लेकिन किसान के घर के आगे ढोल नहीं बजने दूंगा। मेरे क्षेत्र के वासियों ने साथ दिया, और हमने आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया
और संयोग ऐसा था, उस समय सदन प्रारंभ होने वाला था और मुख्यमंत्री जी ने पहला कदम ये उठाया, इसलिए मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। मैं कृषि वैल्यू एडिशन पर हमें जोर देना होगा। हम मात्र गेहूँ बेचते हैं या जो फ्रूट बेचते हैं उससे किसान को फ़ायदा नहीं होता है। उसकी बाय प्रोडक्ट बनाकर किसान किस तरह बेचे, उसमें जो कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत है हमें, और उसको वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति दूसरी बात से तो होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस बात से निश्चित रूप से मजबूत होगी। मैं मुख्यमंत्री जी ने ट्यूबवेल पे जो बंधन थे उनको हटा दिया ताकि किसान अपना ट्यूबवेल खोद सके और अपने दूसरों की तरह पानी पिला सके। इसमें छूट दी नहीं, उसमें कई परेशानियां होती थी उनको, और ब्याज मुक्त ऋण भी पिछली बार भी, जब पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण दिया और इस बार भी ब्याज मुक्त ऋण दिया किसानों को। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में एक मेरा निवेदन है कि हाल ही में मैंने एक यात्रा निकाली मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ में, वन विभाग और चारागाह भूमि पर। वन विभाग के अधिकारियों को भी साथ में लिया। किसानों के बार बार परेशानी आ रही थी कि साहब हमारे फसल को वन्य जीव, रोजड़े और जंगली सुअर नुकसान पहुंचाते हैं, इधर जो हमारे पशुधन हैं वो घूम रहे हैं, उनका कोई मालिक है नहीं, और वो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सभापति महोदय, मैंने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक यात्रा निकाली और उसमें हमने ये तय किया कि चारागाह भूमि से हम सबसे पहले, अगर हमारे पशुधन को बचाना है, हमारी गाय को बचानी है, जो गौ माता करके हम वोट तो लेते हैं, लेकिन सच्चे मायने में अगर गाय की सेवा करनी है साथियों, तो चारागाह भूमि को बचाना होगा। और उसमें सबसे पहला जो काम है हमारा, उससे इस अंग्रेजी बबूल का उन्मूलन करना होगा, जड़ मूल से नष्ट करना होगा। परमिशन दी जाती है ग्राम पंचायतों को झाड़ी कटिंग के नाम से, वो दशासन है, एक काटोगे 10 सिर उसके निकल जाएंगे। उसको जड़ मूल से जब तक नहीं निकालेंगे अंग्रेजी बबूल को, तब तक हमारी पौष्टिक जो घास से विलुप्त हो चुकी है, चाहे धामण है चाहे सेवण है, वो घास समाप्त हो चुकी है। वो घास पुण्य, और वो घास आपको बता दूं मैं, वो एरोपोनिक घास है, वो हवा से पानी लेके, और वो गर्मियों के मई और जून में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उसकी प्रूनिंग हो जाती है, और 7-8 दिन के बाद में वो गाय वापस कर सकती है उस घास को। लेकिन हम उसको भूल रहे, हमें उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी बबूल। इसके साथ में हमने ये भी वनों के अंदर देखा है, फॉरेस्ट के अंदर, कि लेंटिना की झाड़ी जो माउंट आबू से चालू होकर हमारे वहाँ तक पहुँच चुकी है, और लेंटिना इतना खतरनाक है, एक भी उसके वनस्पति नहीं हो सकती, घास नहीं हो सकता। अंग्रेजी बबूल को तो फिर भी हम जेसीबी द्वारा जड़मूल से निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो बेल की तरह फैल रही है। और जब आग लगती जंगल के अंदर, पहले कहते हैं आग लगती तो जंगल अच्छा फूटता था, लेकिन जहाँ ये लेंटिना है, पहले ग्राउंड फायर होता था, अब क्राउन फायर होने लगे। अब पेड़ पूरा ऊपर तक जल जाता है, वापस पेड़ होता नहीं है, ख़त्म हो जाता है, और इसको मवेशी खा जाती है, बेरहमी से मरती। मैंने वीडियो देखा, मेरा दिल पसीज गया उस वीडियो को देखकर कि किस तरह से उस मवेशी की डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर के अंदर, और तड़प तड़प के 5-5, 6-6 दिन तक तड़पती वो जानवर, और उसके बाद में मरता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सबको मिलकर जंगल से इस लेंटिना को निकालना है, नहीं तो हमारी स्थानीय वनस्पति, जो भी औषधीय वनस्पति है, वो विलुप्त हो जाएगी। इसके लिए अभियान के रूप में, जन आंदोलन के रूप में हमें इसको लेना होगा। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, इसके साथ जो डीएमएफटी का जो फंड आ रहा है, हम बड़े खुश होकर ले रहे हैं कि हमारे कक्ष बना दो, सड़कें बना दो, ये कर दो, वो कर दो। साथियों, डीएमएफटी का फंड किस लिए है? ये वो फंड है जो इस धरती का नाश होने जा रहा है माइनिंग की वजह से, उस नाश की पूर्ति हम किस तरह कर सकें, उसके लिए ये फंड है। ये हमारे मन मर्जी के लिए फंड नहीं है कि
साहब हमको अध्यक्ष बना दिया और हम जो चाहे जैसे खर्च कर दें, ये गलत है, अपराध है और नियमों के विरुद्ध भी है। मैं चाहूँगा कि अधिकांश फंड जो नियमानुसार है वो फंड हमारे पर्यावरण के लिए खर्च होना चाहिए। मैंने हमारे अरावली में, तलेटी में जो हमारी सेंचुरीज है, उस सेंचुरीज के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया है और मैंने प्रस्ताव भी रखा है कि हमें 500 हेक्टर के हर 5-10 किलोमीटर पे हमें एनक्लोजर बनाने होंगे और वो एनक्लोजर पैंथर प्रूव हो, ताकि पैंथर अंदर नहीं घुस सके। और जितने भी हमारे किसानों को जो नींद हराम करने वाले रोजड़े हैं, जंगली सूअर है, उनको उन एनक्लोजर में डाल दिया जाए और उसको ग्रासलैंड के रूप में विकसित कर दिया जाए। मात्र 500 हेक्टर की उसकी अगर 4 दीवारी की लंबाई नाप लें तो 14-15 किलोमीटर होती है और 14-15 किलोमीटर मात्र 3 करोड़ रुपए में होती है और चारा का विकास हो जाएगा तो कम से कम किसान चैन की नींद ले पाएगा। और इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने एक प्रस्ताव रखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध भी किया और मैं करूँगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह के काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम कर पाएंगे पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए। सभापति महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जीरो इन्वेस्टमेंट उद्योग है, इसमें एक पैसा खर्च करने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको हमें अधिक टैक्स लगा कर उसको दबाए जा रहे हैं। कोरोना काल में पूर्ण रूप से पर्यटन उद्योग ठप हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, उसके लिए कई तरह की सरकार को छूट देनी होगी ताकि हमारा पर्यटन उद्योग वापस बढ़ सके। इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा, सुझाव है मेरा कि आरटीडीसी तो आप करें माननीय से। सभापति महोदय, मैं मेरे सर्जरी होने वाली है, दिल्ली जाऊँगा, मेरे असाध्य रोग है, संडे से मेरा दिल्ली में ऑपरेशन होगा। कब आ पाऊँगा, बजट भाषण में हो पाएगा नहीं हो पाएगा उस वक्त उपस्थित, इसलिए मैं 5 मिनट का समय चाहता हूँ आपसे कि मेरी बात मैं कह दूँ। धन्यवाद। सभापति महोदय, आरटीडीसी, आज आरटीडीसी के अंदर 2 चीज़ें। आरटीडीसी में तय हुआ था कि इसका जो निगम बना है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो एक मनोनीत व्यक्ति सरकार द्वारा पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन वो पद अगर नहीं है तो मेरा सुझाव है कि वहाँ कम से कम आईएएस अधिकारी को नहीं बिठाया जाए, सेक्रेटरी के रूप में काम करे, आरटीडीसी के चेयरमैन के रूप में काम नहीं करे। और उससे क्या हो रहा है, आज हमारी घाटे में यूनिट चल रही है, कई यूनिट घाटे में चल रही है, उनको ऐसी जगह वो यूनिट है तो अगर प्राइवेट पार्टी के पास में हो तो वो करोड़ों रुपए के मुनाफे में आ जाए, तो पीपीपी मोड पे या एक ऐसी योजना बनाकर जो घाटे में यूनिट चल रही है उनको 5 साल के लीज पे जो कर्मचारी है उनको वहीं समायोजित करे, ऐसी कुछ योजना बनाकर उन यूनिट को अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो लाभ में आ जाएगी और उसको देखकर दूसरा भी हमारा जो यूनिट है वो भी और लाभ में आ जाएगी। मैं एक छोटे तौर पे सुझाव देना चाहूँगा, पाली में पनियारी आरटीडीसी की यूनिट है, अगर वहाँ इतनी ज़मीन पड़ी है, मात्र एक गार्डन विकसित करना है, लॉन विकसित करनी है, वहाँ मैरिज गार्डन होते ही हज़ारों शादियाँ होने लग जाएगी और करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाएगा, लेकिन उसकी 4 दीवारी टूटी हुई पड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि एक मॉडल के रूप में, एक पायलट के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में हमें एक जिला को या एक यूनिट को लेकर हमें एक ऐसा काम करके दिखाना होगा ताकि ऐसी यूनिट प्रॉफिट में आ जाए। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के विकास की बात भी मैं करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार पैनोरमा की बात करी है। पैनोरमा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान परशुराम का, देवनारायण भगवान का, महाराणा कुंभा का, ये हमारे मंदिरों का विकास पर्यटन की दृष्टि से किया है। एक मंदिरों के बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा सभापति महोदय। जो मंदिर अधिकांश गांवों के अंदर इस तरह मंदिर बना लिए जाते हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण हो जाते हैं और फिर उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होती है। मैंने एक दस्तावेज निकाले हैं
सन 1938 के उन दस्तावेज में मेरे पास में रखे हुए हैं, एक मंदिर निर्माण की बात आई और रियासत काल की बात है। एक जागीरदार द्वारा मंदिर निर्माण की परमिशन मांगी गई रियासत से। रियासत ने पत्र जारी किया वापस कि आप मंदिर तो निर्माण करवा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। पुजारियों जी बेंच की धन्यवाद, प्रस्ताव उनका है, उनको पास कराना है। और आप देख लो कि 11 लोग कुल उपस्थित हैं। क्या ये इस सदन की गरिमा को गिराने वाला कदम है? मुझे ऐसा लगता है कि सदन को बहुत हल्केपन में लेने का स्वभाव बन गया है। इसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 1:21 के बरोबर है। ये जी बेंच है, प्रस्ताव पास आप करा रहे हो। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं हूं ना एक 1.25 लाख। आप 1.25 लाख नहीं हो महाराज, आप एक ही हो। बुलाओ सभापति महोदय। समाप्त करें माननीय सदस्य, काफी टाइम हो गया, 22-23 मिनट हो गए और 5 मिनट और लूंगा सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो घटना बता रहा हूँ ये सत्य है और मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। अब वो कि मंदिर बनाने पे मनाही आई रियासत से। करना चाहता, लेकिन समाप्त करें प्लीज। सभापति महोदय 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। और उस वक्त सभापति महोदय उस जागीरदार को लिख के देना पड़ा कि मैं इतनी बीघा जमीन पुजारियों के लिए आरक्षित करता हूँ, इतनी बीघा जमीन मंदिर के भगवान के भोग और प्रसाद के लिए आरक्षित करता हूँ, इतनी बीघा जमीन कुआ मैं मंदिर में फूल और माला पहन के लिए व्यवस्था के लिए आरक्षित करता हूँ। उसके बाद में परमिशन दी जाती थी सभापति महोदय। और आज क्या हो रहा है, हमें सोचना होगा इसके बारे में। और मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूँगा अंत में। सभापति महोदय आप बार बार मुझे टोक रहे हैं, लेकिन एक मैं मेरे क्षेत्र के अंदर एक पिछले वर्ष एक महिला, दलित महिला का मर्डर हो गया था, हत्या हो गई थी और वो हत्या आज दिन तक नहीं खुल पाई। जब हम गए, वहाँ के लोग मिलकर गए उस दलित महिला की हत्या के लिए, तो वहाँ का DYSP ने तानाशाह के रूप में उनके साथ में बदतमीजी की है। ये शर्म आने की बात है। एक विधायक के साथ में उसने बदतमीजी की और आज वो तानाशाह के रूप में 1 साल हो गया, वो मर्डर नहीं खुल पाया। शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे के विरुद्ध में कार्य किया जाए। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सभापति महोदय। एक SHO जिसने चोरी की वारदात हुई, चोर पकड़े गए, चोरों से माल बरामद कर लिया, 28 तोला सोना। मैंने लिखित में शिकायत दी है और वो सोना उनसे रुपए भी ले लिए और सोना भी ले लिया और उसमें बता दिया रिपोर्ट में कि खुर्द बुर्द कर दिया, खा पी के मौज मस्ती में उड़ा दिए। और हकीकत ये थी और वो उसकी जांच 1 साल तक नहीं हुई सभापति महोदय। और आज मैं कहता हूं कि वो जेल के अंदर बैठा है वो SHO। उसने तेल की पाइपलाइन के अंदर खुद ने जाके निरीक्षण किया, लोगों को बुलाया और बुला के कहा कि पाइपलाइन के होल करो। जो उस खेत मालिक ने मना कर दिया कि मैं ऐसा आपराधिक काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको दबाया, उसके विरुद्ध में एक परिवाद दर्ज करवाया और बुला के कहा जेल में डाल दूंगा तुझे। उसको दबाकर उसके खेत के अंदर पाइपलाइन पे एक वॉल लगाया गया और उसके माध्यम से लाखों लीटर तेल चोरी की गई और वो पकड़ा गया और वो जेल के अंदर है। खुशवीर सिंह ने जो बात कही थी, शिकायत की थी, वो सत्य के आधार पे उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को हम अगर परिचय देंगे, बड़ी दुख की बात है। और वो लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने SOG गठित करके SOG द्वारा उसको जेल में डाल दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा। आप कहते हो अपराध बढ़ने की बात, अपराध नहीं बढ़े हैं, रिपोर्टें बढ़ी है, FIR दर्ज होती है। पहले FIR दर्ज नहीं होती थी।
मुख्यमंत्री ने आदेश पारित कर दिया कि कोई भी परिवादी जाएगा उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मात्र एफआईआर दर्ज है, ये अपराध नहीं बढ़े हैं। आप अपराध की बात करते हैं। मैं इसलिए चाहूंगा सभापति महोदय कि मेरे क्षेत्र में मैं मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित के अंदर मेरे सड़कों के विकास की बात, मेरे पेयजल की जो जेजेएम के तहत मेरे क्षेत्र में जो योजना लागू करनी है, स्वीकृत करनी है, उसकी बात मैं पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखित में भी दूंगा। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूँगा सभापति महोदय कि जो संविदा कर्मी हैं, चाहे पंचायत राज के हैं, चाहे शिक्षा मित्र हैं, आज दिन तक उनको आधी अधूरी भर्ती होकर और दोहरा मापदंड हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि उनको भी सभापति महोदय लाभ दिया जाए और उनको भी नियमित कर लिया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनीता बघेल। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं लगभग मुझसे पूर्व 10 माननीय सदस्यों को सुन चुकी हूँ और जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर के अपनी बातों को कहा है। मुझे बहुत